डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 4 का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट में डाइसेकेराइड, लैक्टोज के बारे में, साथ में पॉलीसेकेराइड के बारे में विस्तार से बताऊंगी। डाइसेकेराइड के दो एग्जाम्पल्स माल्टोज और सुक्रोज मैंने पिछले टर्म पर बताए थे, जिसमें सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। इसी तरह से जो लैक्टोज है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। ये इससे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ये एक क्रिस्टली ठोस है, जल में विलय है, ईथर अल्कोहल में अविलय है, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 203 डिग्री सेल्सियस। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम डाइल्यूट एसिड से कर सकते हैं, अथवा लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो हमें दो यूनिट प्राप्त होती है, दो मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। जो ग्लूकोज जो प्राप्त होता है वो D+ ग्लूकोज प्राप्त होता है और गैलेक्टोज भी प्राप्त होता है, वो भी D+ गैलेक्टोज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो लैक्टेस एंजाइम है, ये लैक्टेस एंजाइम स्पेसिफिक है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि लैक्टोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक या बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध उपस्थित है। ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। ये फेलिंग विलियन को अपचयन करके लाल अवक्षेप देता है। हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्जिम बनाता है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके फेनिल हाइड्राजोन बनाता है, जिसको हम ओसाजोन भी कह सकते हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन करता है और बीटा रोटेशन को प्रदर्शित करता है। तो इन अभिक्रियाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लैक्टोज है उसका स्ट्रक्चर है 4O बीटा D गैलेक्टोपाइरेनोसाइल डी ग्लाइकोपाइरेनोज। लैक्टोज दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है ग्लूकोज पार्ट और दूसरा है गैलेक्टोज पार्ट। ग्लूकोज पार्ट इसका अपचायक भाग है और गैलेक्टोज जो पार्ट है इसका अनअपचायक पार्ट है। गैलेक्टोज का जो C1 कार्बन एटम है वो ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंक, जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक है, उसके द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम बता सकते हैं, यहाँ पर हम जब हम पीछे से इसको लेते हैं तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक को प्रदर्शित करता है, और अगर यही बॉन्ड, यही लाइन अगर हम यहाँ से ऊपर ले जाके और फिर यूं लेकर इधर लाते, यूं लाते तो ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक को प्रदर्शित करता है। चूँकि ये कार्बन के बैक से जा रहा है तो हम इसे कहेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक। और अभिक्रियाओं के दौरान भी ये पुष्टि हुई है कि इसका हाइड्रोलिसिस एक स्पेसिफिक एंजाइम लैक्टेस के द्वारा किया जा सकता है, जो कि स्पेसिफिक है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक के लिए। तो इसके स्ट्रक्चर में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक उपस्थित है। यहाँ पर जो गैलेक्टोज का C1 कार्बन एटम है वो ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम के साथ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ा हुआ है। लैक्टोज को हावर्थ स्ट्रक्चर के द्वारा भी बता सकते हैं। यहाँ पर इसका जो ग्लूकोज है उसका जो, यहाँ देखिए ग्लूकोज का जो C4 है वो गैलेक्टोज के C1 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के द्वारा भी लैक्टोज के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ही टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स शर्कराओं के ऐसे बहुलकों को पॉलीसेकेराइड कहा जाता है जिनके की अणुभार बहुत अधिक है। कई बार इनके अणुभार हजारों से लाखों तक में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सभी पॉलीसेकेराइड्स है। इनके जो अणुभार है बहुत अधिक है, हजारों से लाखों तक में है। ये स्वादहीन है, जल में अविलय अथवा अल्प विलय होते हैं। इन्हें हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं। ये अगर इनका हम हाइड्रोलिसिस करें, जल अपघटन करें तो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। पॉलीसेकेराइड्स के दो एग्जाम्पल स्टार्च और सेल्यूलोज में हम पहले देखते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? सेल्यूलोज रुई जो है, कॉटन है, वो शुद्ध सेल्यूलोज है।
इसका जो सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 होल N है। और लकड़ी में भी सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन लकड़ी में सेल्यूलोज लिग्निन के साथ पाया जाता है। तो लकड़ी का जो सेल्यूलोज है वो मिश्रित सेल्यूलोज कह सकते हैं, जिसमें कि लिग्निन उपस्थित है साथ में, जबकि रुई में जो सेल्यूलोज है वो प्योर शुद्ध सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज का जो अणुभार है वो 20,000 से लेकर 5 लाख तक होता है। सेल्यूलोज को अगर हम सावधानी पूर्वक जल अपघटन करें तो हमें सेलो बायस प्राप्त होता है, और अधिक जल अपघटन करने पर सेलो ट्रायस प्राप्त हो जाता है, और फिर और हम हाइड्रोलिसिस और अधिक करें तो हमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है। सेल्यूलोज में जितनी भी ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं वो सभी इकाइयाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक के द्वारा जुड़ी हुई हैं, और ग्लूकोज स्वयं पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर में उपस्थित होता है। यहाँ देखते हैं किस तरह से ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है। सेल्यूलोज में सभी इकाइयाँ हैं, ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं, ये सभी ग्लूकोज है, जिसमें एक ग्लूकोज का C1 कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए ये C1 कार्बन एटम एक ग्लूकोज का, और ये दूसरे ग्लूकोज का C4 कार्बन एटम है, और लिंक है इसमें ये हमने पीछे से दिखाई है। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक को हम हमेशा पीछे से दिखाते हैं। तो जो लिंक है दो ग्लूकोज यूनिट के बीच में जो लिंक है वो है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक। हम इसे हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले से भी इस तरह से दर्शा सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड का वो है स्टार्च है। स्टार्च गेहूं में, चावल में और आलू में पाया जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है C6H10O5 होल N है। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, या ये कह सकते हैं कि स्टार्च दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है अल्फा एमाइलोज और दूसरा होता है बीटा एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन। अल्फा एमाइलोज पूरे स्टार्च का 10 to 20% भाग बनाता है, और बीटा एमाइलोज 80 to 90% भाग स्टार्च का बनाता है। देखते हैं हम अल्फा एमाइलोज क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अल्फा एमाइलोज स्टार्च का जैसा कि बताया कि 10 से 20% भाग बनाता है। इसकी अशाखित श्रृंखला होती है। इसका अणुभार 10,000 से 1 लाख तक होता है। इसमें ग्लूकोज की 60 से लेकर 60,000 तक की इकाइयाँ परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी होती हैं। यह जल में अविलय है व एंजाइम डायस्टेज से जल अपघटित होकर माल्टोज देता है, तथा तनु अम्ल से जल अपघटन पर D प्लस ग्लूकोज देता है। तो हम इसके जो स्ट्रक्चर है अल्फा एमाइलोज के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज पायरेनोज फॉर्म में उपस्थित है। इनके बीच में जो लिंक है एक ग्लूकोज यूनिट और दूसरी जो ग्लूकोज यूनिट है वो आपस में एक दूसरे के साथ, यहाँ पर ये देखिए ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक को बता रही है। ये दूसरे का C1 कार्बन एटम पहले के C4 कार्बन एटम के साथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक के साथ जुड़ी हुई। इधर से हम बताते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक को, अगर बीटा होता तो हम इस तरफ से लाइन बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो ग्लूकोज यूनिट है इनके बीच में जो लिंक उपस्थित है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक है। यहाँ पर भी देखिए ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक, यहाँ ये C1 कार्बन एटम और इसका ये C4 कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी ये C1 कार्बन एटम इस ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम के साथ यहाँ वो लिखना रह गया, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इस तरह से एक इसकी अल्फा एमाइलोज की स्ट्रक्चर बता सकते हैं। और हमें पता है कि दो ग्लूकोज यूनिट अगर जुड़ी हुई है तो वो स्ट्रक्चर माल्टोज की हो जाती है। तो ये दो ग्लूकोज यूनिट स्ट्रक्चर होगी माल्टोज की, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर माल्टोज के उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चर अल्फा एमाइलोज की देते हैं। और ये एक नॉन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, अशाखित श्रृंखला के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम
अल्फा अमाइलोज को हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के द्वारा इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो एन है, एन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ग्लूकोज यूनिट है, यहाँ पर एन नंबर ग्लूकोज के आपस में जुड़े हुए हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक के द्वारा, और अमाइलोज भाग को बनाते हैं स्टार्च के। दूसरा जो स्टार्च का पार्ट है वो है बीटा अमाइलोज, या हम इसको कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। यह स्टार्च का मैक्सिमम पार्ट बनाता है, यानी कि 80 to 90% भाग इसी से मिलकर बना होता है। इसका अणुभार 50,000 से लेकर 1 करोड़ तक होता है। इसमें ग्लूकोज की इकाइयाँ ब्रांच्ड श्रृंखला से जुड़ी होती हैं। ये शाखाएं 1,6 बंधन या अन्य बंधन द्वारा भी जुड़ी होती हैं। दो शाखाओं के बीच की जो अशाखी श्रृंखला वाले भाग में लगभग 24 से लेकर 30 तक ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं, और ग्लूकोज इकाइयों के मध्य में जो बंध है वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध उपस्थित होता है। हम यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये इसके C1 कार्बन एटम इसके C6 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक लिंक बनी है दो श्रृंखला के बीच में, एक श्रृंखला ये है, दूसरी श्रृंखला ये है। तो इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर के होने के कारण जो बीटा अमाइलोज है, या हम इसको कह सकते हैं अमाइलोपेक्टिन, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी अधिक हो जाता है, और यह मैक्सिमम पार्ट बनाता है स्टार्च का। सारे ग्लूकोज में जो लिंक है, ग्लूकोज यूनिट जो आपस में लिंक जुड़ी हुई है एक दूसरे से अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक के द्वारा, यहाँ पर ये सारी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनके एग्जाम्पल स्टार्च और सेल्यूलोज, और इनमें कई सारी यूनिट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इनके जो मॉलिक्यूलर वेट का मान है काफ़ी उच्च है। इनमें जो सेल्यूलोज है वो तो सेलोबायोज यूनिट रिपीटेड टाइम है, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज यूनिट भी रिपीटेड टाइम है, और उनमें जो लिंक है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक